रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, क्या आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हो रहा है? हालात किस कदर कशीदा हैं? बिलख़ुसूस पारशीनार के अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्या आप लोगों को मालूम है? मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को मालूम ज़रूर हुआ होगा कि पारशीनार में हालात कैसे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया में किसी में भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा और ना सुना होगा कि वहाँ हालात कैसे हैं और किस कदर हालात ख़राब हैं और किस तरह की लड़ाई वहाँ इस वक़्त जारी है। मेरे ख़्याल में किसी भी नेशनल टीवी चैनल में आप लोगों ने ये ख़बर नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। हाँ, अलबत्ता मसख़ करके ख़बर को आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर की गई होगी। ये इस पाकिस्तान की इंतहाई सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ कोई भी इदारा अपने हिस्से का काम बड़े ज़िम्मेदारी के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो अदालतों से इंसाफ़ मिलता है, ना तो एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करती है, ना तो मीडिया इस मुल्क में अपना हिस्से का काम कर लेती है। अंदाज़ा करें कि पूरे मुल्क में जब एक ऊँट का पाँव काटा गया था, तो सोशल मीडिया में कोहराम बरपा हुआ था। मीडिया में उस पर बात की गई और हर बंदे की इंसानियत जाग रही थी। और हर बंदा इस पर बात कर रहा था कि देखें एक ऊँट के साथ कितना ज़ुल्म हो चुका है और हर बंदा रो रहा था। और इंसाफ उस ऊँट को फराहम करवाने के लिए बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक और उस मीडिया में बैठे हुए तमाम जितने भी इस वक़्त जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स मुझ समेत हर बंदा उसको इंसाफ फराहम करवाने में अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ रहा था। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये देखें कि पारो-चिनार के अंदर बड़े बेदर्दी के साथ लोगों के गले काटे जा चुके हैं बाज़ जगहों पर और बेदर्दी के साथ उन लोगों को मारा जा रहा है और हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई उस पर बात करना भी तैयार नहीं है। हालात को सुलझाने के लिए किरदार तो दूर की बात है इदारों की जानिब से और वहाँ लोगों के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और फ़िरके के हैं, तो मेरे ख़्याल में वहाँ फिर इंसानियत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ दिल में दर्द और फिर एहसास पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बदकिस्मती है। होना तो ये चाहिए, जहाँ भी किसी भी इंसान के साथ किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक़ हो, बेशक वो काफ़िर हो, बेशक वो यहूदी हो, लेकिन अगर उस इंसान के साथ ज़ुल्म हो जाता है, तो एक बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर हम बात करें। मज़लूम के साथ खड़े रहें। यही असल इस्लाम का पैगाम है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों को मालूम है पारूचनार के अंदर जो हालात ख़राब हैं, आज तकरीबन 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ये पारूचनार में असल लड़ाई कैसे शुरू हुई है, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगा आज के प्रोग्राम में। मैंने बाकायदा वहाँ से मैंने बात की, मैंने ज़राए से मालूम किया और बावसूख ज़राए ने मुझे ये ख़बर की तफ़सीलात मुकम्मल मुझे पेश की है, उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। ये ख़बर की जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है, तकरीबन मैंने 2 रोज़ कबल हासिल की है, तो 2 रोज़ के बाद अब तक जो कुछ हुआ है, उसकी मेरे ख़्याल में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे अगर मिस हो जाएँ, तो मैं उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। नाज़रीन, मैंने 6 रोज़ कबल जब 2 रोज़ कबल जब मैंने बात की अपने एक बावसूख ज़राए से पारूचनार में, तो उनकी जानिब से ये वाक़ये की तफ़सीलात सामने रखी गई है कि बताया गया है कि लड़ाई की असल वजह क्या बनी, कहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई थी। अच्छा, ये हुआ कुछ यूँ था कि आज से 8 रोज़ कबल जो है पारूचनार में जो अपर कुरम का जो एरिया है, वहाँ कोई मुतनाज़ा जो ज़मीन थी, 100 कनाल से ज़ायद एक ज़मीन का एरिया है, वहाँ 2 ग्रुपों के दरमियान जो है बाकायदा ये ज़मीन मुतनाज़ा है। और वहाँ बाकायदा ये तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो ये फ़ैसला हुआ था कि वहाँ के मशरान और जो अवामी नुमाइंदे और जो वहाँ सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी परमिशन के बगैर कोई भी यहाँ काम नहीं करेगा। ये बाकायदा फ़ैसला हो चुका था और उसके बाद जो है दोनों पार्टियाँ इस पर पाबंद थी, लेकिन बाद में अचानक इस पर काम शुरू किया गया एक पार्टी की जानिब से और फिर उसके बाद जो है उन दोनों ग्रुपों या इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2 ख़ानदानों के दरमियान। फिर ये कबाइल में कन्वर्ट हो गई, 2 कबाइल की लड़ाई शुरू हो गई। फिर मुख़्तलिफ़ कबाइल जो हैं वो इनके साथ ज़म हो गए और अपर कुरम में ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। अपर कुरम में ये हालात ख़राब होते ही जो लोअर जो कुरम का एरिया है, लोअर कुरम के एरिया पर जो है, ये ज़राए का ये कहना है कि वहाँ लोगों की जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि अपर कुरम में अगर ये हालात कंट्रोल नहीं किए गए, तो यहाँ एक मख़सूस फ़िरके के लोगों को हम टारगेट करेंगे और उनको हम निशान इबरत बनाएँगे। उसके बाद लोअर कुरम में जानबूझकर शरपसंद अनासरों की जानिब से ये लड़ाई को अपर कुरम से लोअर कुरम पर मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ ये लड़ाई इख्तियार करने के बाद बाकायदा फ़िरकावाराना इसमें फ़सादात की तरफ जो है बाकायदा इसको धकेला गया। और फिर लोअर कुरब में ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। उसके बाद तकरीबन
कोई 8 से 12 के दरमियान मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और एक दूसरे के ऊपर जो है बाकायदा हिटिंग मुख्तलिफ हथियारों से करना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये लड़ाई जो 2 ख़ानदानों के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पे शुरू होने वाली लड़ाई, ये अब फ़िरक़ेवाराना तौर पर शिया सुन्नी ग्रुपों के दरमियान ये लड़ाई होना शुरू हो गई। और पारचनार के लोगों का, शहर में बसने वाले लोगों का ये दावा है कि पारचनार शहर के अतराफ नवाही इलाकों में बाकायदा लॉकेट रेंजर समेत वहाँ जो गोले हैं वो बरसाए जा चुके हैं और उनका ये कहना है कि मुखालिफ जो हमारा ग्रुप है, जो मसलक के लोग हैं, उनके पास ऐसा हथियार मुमकिन ही नहीं है। पहले भी हमारी लड़ाई हो चुकी है लेकिन ऐसा हथियार कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ये मुमकिन भी नहीं है, उनके पास ये नहीं हो सकता है। उनका ये दावा है और उनका ये क्लेम है कि ये हथियार इनको किसने फराहम किया और पारचान शहर के ऊपर जो है बाकायदा ये हथियार बेदर्दी से किसने इस्तेमाल किया है। ये उनका कहना है कि इस पर पूरी छानबीन होनी चाहिए कि कौन इसमें मुलविस था। अब जो पारचनार में बसने वाले लोगों का ये भी दावा है कि इसमें एफसी और दीगर जो लोग हैं वो उनको आगे आना चाहिए था लेकिन उनका किरदार जो है उनका कहना है कि बड़ा मायूस कुन रहा है। और फिर इल्ज़ामात बहुत लगाए जा रहे हैं लेकिन उस हवाले से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जब तक नहीं आती है उस पर मैं रिपोर्ट करने से कासिर हूँ। ज़राए का ये कहना है कि अब तक यानी 2 रोज़ कबल तक इस लड़ाई की वजह से तकरीबन 43 अफराद इसमें जान बहक हो चुके हैं, 170 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। अब जो जान बहक होने वाले लोग हैं, ये दोनों ग्रुपों में टोटल 43 लोग जो हैं इसमें अब तक जान बहक हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि इसमें तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है क्योंकि बहुत से ज़ख्मियों की हालत गैर है। जो 170 से ज़ायद जो लोग ज़ख्मी हैं, ये 170 से ज़्यादा हैं, लेकिन उसने कहा कि स 170 से मेरे ज़राए का कहना था कि ज़्यादा हैं लेकिन मैं इससे कन्फ़र्म ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये बताया जा रहा है कि जो अपर जो कुरम का एरिया है जहाँ से लड़ाई का आगाज़ हुआ था, इस वक़्त वहाँ सीज़ फायर की गई है। लेकिन लोअर कुरम और दीगर कोई 8 से 10 मकामात पर, पॉइंट्स पर ये लड़ाई जारी थी, लेकिन उनमें से कोई 3 से 4 पॉइंट्स पर लड़ाई ख़त्म हो चुकी है यानी सीज़ फायर किया जा चुका है। बाकी पॉइंट्स पर इस वक़्त भी लड़ाई बदस्तूर जारी है। हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है हुकूमत और जो इदारे हैं सिक्योरिटी इदारे, उस पर अवाम का गम-ओ-गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अच्छा कुछ वीडियोज़ सामने ये भी आई हैं कि इस वक़्त जो पाराचनार के अंदर जो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, उनको एम्बुलेंस के ज़रिए पेशावर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही लाया जा रहा था। उस दौरान मुश्तइल अफ़राद ने मैंने खुद वो वीडियोज़ देखी हैं, अगर मिल जाएँ मुझे दोबारा तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में भी शामिल करूँगा। उनको रास्ते में एम्बुलेंस को रोका जा रहा है और एम्बुलेंस को आगे नहीं छोड़ने के लिए जो तशद्दुद किस्म के जो लोग हैं शरपसंद, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाज़ा करें एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। तो ये वो असल कहानी थी जो पाराचनार के अंदर जो हो चुकी है, जिसकी तफ़सीलात हमने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।